सेल्यूलॉइड के सितारे। मैं यानी दिलराज कौर अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार कहती हूँ। आज एक ऐसे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और जाने-माने एनिमेशन फिल्म मेकर से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि विविध भारती ने मुझे चुना उनको इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा दूँ। आइए आपको भीम सिंह जी से मिलवाऊँ। नमस्कार भीम सिंह जी। नमस्कार। आज आपको यहाँ हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है? बस जी, हमारे अपने स्टूडियो से थोड़ा सा अलग माहौल है। जी। वहाँ मैं लोगों को बोलता हूँ डायलॉग बोलने के लिए, यहाँ मुझे बोल रही हैं डायलॉग बोलने के लिए। इतना फर्क तो लग रहा है मुझे। हमारे श्रोताओं को कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि आपने जो फिल्में बनाई हैं उस माहौल के बारे में, किस तरह से आप संगीत और फिल्म का सब्जेक्ट चूज करते हैं, कुछ इस बारे में बताएंगे? एक्चुअली फिल्म का जो माध्यम है मेरे लिए बहुत ही एक पूज्य माध्यम है। बेसिकली मेरी सारी क्रिएटिविटी का एक अंग है, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मुझे मेरी अपूर्णता को कहीं पूर्णता प्रदान करने का एक अंग है। मेरी फिल्में मेरी सोच का दर्पण है, बेसिकली कहा जाए। जी। जो मैंने सोचा इस ढंग से कि जो मैंने चाहा ज़िंदगी में होना चाहिए उसको प्रदर्शन करने का लालसा हुई, जागृति हुई और मैंने चाहा कि इस सब्जेक्ट पे, ये जो मुझे छू रहा है, इस सब्जेक्ट पे कुछ मैं फिल्में बनाऊं। तो मैंने उस दौरान उस पूरी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर 3 फिल्में बनाई। 3 फीचर फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें घरौंदा पहली थी, जिसमें बम्बई की, आजकल मुंबई कहते हैं, उस समय बम्बई कहते थे, उस बम्बई की जो एक, जिसको कहना चाहिए अटूट समस्या थी, हाउसिंग प्रॉब्लम जी। उसको लेकर के थी। और आपको अच्छा लगेगा सुन के या अजीब लगेगा पता नहीं, मैं खुद जो है ना 13 जगह जो है ना पेइंग गेस्ट करके रहा। जी। तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरह के थे कि मैंने उन क्षणों को जिया था। जी। और एक तड़प रही, जब से आया बम्बई में तब से यही तड़प रही है कि अपना घर तो होना चाहिए, कम से कम एक छत तो अपनी होनी चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ आसपास देखा, और जब मौका मिला तो मैंने वो फिल्म निर्माण हुई मेरे द्वारा और उसी सब्जेक्ट को लेकर के बनी। जी। और इसके आगे माफ कीजिएगा, इसके आगे आप हमें और ये सिलसिला जारी रखें। एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, क्योंकि मेरा ख़ास ताल्लुक संगीत से रहा है, तो इस फ़िल्म के म्यूज़िक के बारे में, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक था और आपने इस फ़िल्म में एस्टैब्लिश्ड वॉइसेस को ना लेकर नई आवाज़ों को चुना था, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ। उस फ़िल्म में भूपेंद्र की आवाज़ को, जो कि उस समय ऑलमोस्ट नई थी, जी। उसको चुना मेल वॉइस के लिए। और रूना लैला, जिनका पहला गाना हम ही ने रिकॉर्ड किया, हमारी फिल्म में ही रिकॉर्ड हुआ था। इस फिल्म का लैंडमार्क बने हैं। जी हाँ। और उस फिल्म में जयदेव जी का संगीत था, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। और जो गाना पिक्चराइज किया गया, जिसमें जो भाव डाले गुलजार भाई ने, एक अकेला शहर में, वो कुछ मेरी ही मनस्थिति का दर्पण है। अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना
अंधा कुआं इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपने जो दूरियां फिल्म बनाई उसका सब्जेक्ट एकदम ही अलग था और वो चुनाव आपने किस तरह से किया, जरा उसके बारे में बताएं। दूरियां फिल्म में बेसिकली एक वर्किंग वुमन की कहानी को पृष्ठभूमि में थी, जी जिसमें कि कैरियर ओरिएंटेड जो हमारे उस समय जो है ना, ऑलमोस्ट जिसको कहना चाहिए कि एक तरह से ये नया दौर शुरू हो रहा था। जी हमारी सामाजिक स्थितियां थोड़ी बदल रही थी। जी हमारे अंदर एक स्त्री को भी काम करना है और स्त्री को भी योगदान देना है, इकोनॉमिकली भी। जी वो समाज का एक अंग बनता जा रहा था, तो उसकी अपनी अपनी जो है ना कीमतें चुकानी पड़ती हैं हर जी फैमिली जी में, हाँ, जी उसमें। और स्त्री वो कीमत चुका रही थी। तो वो उस स्त्री की स्थिति थी जिसको लगाव हो गया था अपने कैरियर से तो लगाव हो चुका था, पर वो कैरियर जैसा कि हमेशा होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में कि आजकल तो एक्सेप्ट हो गया है, पर वो समय ऐसा था कि वो एक्सेप्ट नहीं होती थी कि कैरियर में रत जो है ना स्त्री, वो सिर्फ काम ही करे। उनका तो मतलब ये होता था कि वो सिर्फ काम तो करे, ठीक है, पैसे ले आती बहुत अच्छा है, पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुंह ना मोड़े, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल जो है ना मुंह नहीं मोड़ सकती वो। जी तो उस तरह की दुविधा में पड़ी हुई, उस तरह के प्रेशर्स में जी रही स्त्री की कहानी थी। क्या एक बार फिर मैं आपसे माफी मांग सकती हूँ? हाँ। क्योंकि ये जो आपने सब्जेक्ट चुना, आम हमारी फिल्मों में ज्यादातर एक ही थीम पर फिल्में देखने में आ रही हैं, कुछ समय से तो खासकर। हालांकि पहले सब्जेक्ट जो थे वो काफी थीम ओरिएंटेड, यानी एक सोशल मैसेज को लेके बनाए जाते थे। तो आपने आजकल के यानी ये फिल्में बनाए हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, तो जो हमारा जो फाइनेंशियल सेटअप मैं कहना चाहूंगी या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसमें किसी खास सोशल थीम को लेकर फिल्म बनाना बहुत आसान बात नहीं है आज के दौर में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने ये रिस्क किस तरह से उठाया? हाँ, जिस रिस्क की आप बात कर रही हैं वो आज जो है ना, उस रिस्क का जो मैग्नीट्यूड है बहुत बढ़ चुका है। मतलब आज वो 100 गुना हो चुका है। जी आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, जी पर उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी है कि और रास्ते भी खुल चुके हैं। जी दूरदर्शन है जिसमें से एक है, जी पर उस समय जैसे कि मैंने कहा, मेरा जो जुड़ना फिल्मों के साथ था, मेरे लिए वो एक क्रिएटिव एक्सरसाइज थी। मेरे लिए कुछ अपने आप को व्यक्त करने का एक साधन था फिल्में बनाना। जी और मुझे अपने आप को, जो मुझे कहना है उसको अपने आप को रखना है जो समाज के सामने, या जो मैं फील करता हूँ वो भाव अपने प्रकट करने हैं। जी तो उसको देखते हुए रिस्क तो एलिमेंट होगा ही होगा, और जी इससे हाँ। मुझे डर नहीं लगता था। जी पर वो आजकल इस हद तक बढ़ चुका है कि इतना भयानक रूप ले चुका है कि अब संभव ही नहीं हो पाता उस तरह के काम करना। इसमें एक चीज मैं और ऐड यूं करना चाहूंगी कि आप फीचर फिल्म, तो आपने ये फुल लेंथ फीचर फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन आपको एनिमेशन फिल्म मेकर की हैसियत से इंडिया में ही, यानी भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में भी कई अवार्ड मिले हैं। जहां तक मैं जानती हूँ आपको 10 नेशनल अवार्ड मिले हैं, 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और 2 बार आप इंटरनेशनल ज्यूरी में जज भी रह चुके हैं। तो एनिमेशन फिल्म बनाना, क्योंकि मैंने ये खुशकिस्मती से ये देखा है कि एनिमेशन फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम कैसे बनाई जाती है, तो एक बहुत ही मुश्किल और कहना चाहिए जैसे पेशेंस, किसी की टेस्ट, धैर्य को टेस्ट करने जैसी बात है। तो आप एनिमेशन फिल्म भी उसी खूबसूरती से बनाते हैं। तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आप
ठीक है आपने फीचर लेंथ फिल्म बनाई है, लेकिन जब आप एनिमेशन फिल्म सब्जेक्ट चूज करते हैं तो ये किस तरह से बनाते हैं, और आप इतने जाने माने इस क्षेत्र में हैं तो किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए? मेरी बैकग्राउंड रही है कि मैंने आर्ट्स कॉलेज से डिप्लोमा पास किया था, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। जी हाँ, जिस देश लखनऊ को से मैं भी हूँ जी। आप भी बिलोंग करती हैं उस जी हाँ, प्रदेश जी को। हाँ। और वहीं पे मैंने म्यूजिक कॉलेज में भी इनफैक्ट थोड़ी संगीत की शिक्षा ली थी। जी। तो जिसको कहा जाए, वैसे तो ऊपर की कृपा होती है जबकि आदमी एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ धकेल दिया जाता है, एक तरह से कहा जाए। जी। तो बीइंग आर्टिस्ट, जैसे मैंने आर्ट्स कॉलेज से पास किया, उसी साल जो है ना मेरा जो है सिलेक्शन हो गया फिल्म डिवीजन में, जहाँ पे कार्टून फिल्में बनती थी उन दिनों। और वो एक ही सेंटर था जहाँ पे एक्चुअल जो है ना काम होता था एनिमेशन फिल्मों का। वहाँ पे बाहर के लोग आए हुए थे वॉल्ट डिज्नी की तरफ से, वो सिखा रहे थे। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, और ये मेरा सौभाग्य था, शायद मुझे इसी तरफ जाना था, इसलिए जो है ना ये सब कला सीखने का मौका मिला। आपके स्केचेस बनाए हुए मैंने देखे हैं आपके स्टूडियो में, बहुत खूबसूरत स्केचिंग करते हैं आप। और आपके स्टूडियो में भी वो जो एक एटमॉस्फेयर है कि वहाँ जाकर अगर कोई आम इंसान यानी हम भी जब खड़े होते हैं तो ऐसे जी चाहता है कि कुछ हम भी स्केच करें। तो ये जो चीज़ थी क्या आप में बचपन से थी या ये आपने बाद में एक्वायर की? ये असल में कहा जाए तो मुझे पैतृक संपत्ति में मिला हुई चीज़ है। मेरे पिताजी जो है ना वो आर्टिस्ट हैं, अभी भी हैं वो। अच्छा अच्छा। और हमारा स्टूडियो था लखनऊ में, उसके बाद उसी के द्वारा जो है उसी स्टूडियो से इंस्पायर होकर के मैं आर्ट्स कॉलेज गया था। और जहाँ भी मेरा सिलेक्शन इसी वजह से हुआ था कि मेरी थोड़ी स्केचिंग वगैरह अच्छी थी जी। समझ लीजिए कि उस समय तो मैंने देखी है। तो मैं अभी उस एनिमेशन फिल्म के बारे में बता, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था, पर ये तो ज़रूर पता था कि ये कुछ ऐसी कला है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है और थ्रिल है बहुत इसमें जी। तो जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और उसी दौरान जो है फिर अब मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताता हूँ, जो मेरी एनिमेशन फिल्म, जो कि भारत के बच्चों में, भारतीय बच्चों में, जिसको कहना चाहिए हर एक की ज़बान पे आ चुकी है जी। एक फिल्म मैंने बनाई थी, एक अनेक एकता। और उसमें ऐसा था कि एक बड़ी बहन छोटे भाई को बता रही है कि एक और अनेक में क्या फर्क होता है, कैसे जी हाँ, मैंने भी देखी ये फिल्म, हाँ, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जी हाँ, जी तो हाँ। वो फिल्म जो है जिसमें एक गाना जैसा ही थ्रू आउट चलता है, वसंत देसाई जी का म्यूजिक। वो जरा गुनगुना के बताइए ना, आपकी तो आवाज मुझे मालूम है, मैं खुशकिस्मती से अभी रिसेंटली आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और आपको सुनने का, आपके साथ काम करने का बहुत ही मजा आया मुझे। तो मैं चाहूंगी हमारे सुनने वाले भी इस आनंद को प्राप्त करें। वो गाना तो सबको शायद आता है, बच्चों को तो खास तौर से, एक चिड़िया अनेक चिड़िया जी, दाना चुगने आई चिड़िया दाना चुग के, फिर वो पूरी इलस्ट्रेशन जैसी थी। जी हाँ, उसमें जी हाँ। इलस्ट्रेट किया था जी। तो गाने की जो है ना वो उसको बने हुए कुछ 25 साल से ऊपर हो चुके थे, मुझे उसके सारे शब्द याद नहीं हैं जी। पर बहुत खूबसूरत जो है ना, मुझे बहुत इनफैक्ट मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला था उस फिल्म बनाने के बाद। और आज भी मुझे बच्चे प्यार करते हैं, जब भी वो याद करते हैं। अब बच्चे काफी एडल्ट हो गए हैं तब भी उनको फिल्में याद है। देखिए ना, हमने आपसे भी कहा ना जी। तो इस तरह से एनिमेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था जी। और फिर एक पहली फिल्म जो मैंने बनाई थी इंडिपेंडेंटली, उसको शिकागो में अवार्ड मिला था जी। उस फिल्म का नाम था द क्लाइंब। और उसमें कुछ इस तरह की थी, एक सब्जेक्ट दिया गया था कि कंडीशन ऑफ मैन क्या है उस समय के हिसाब से, इस 1970 की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो उसमें मैंने बताया था कि एक छोटा सा स्क्वायर है, उसके अंदर एक आदमी खड़ा है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने से ऊपर स्क्वायर में जाने के लिए, और वो स्ट्रगल करके ऊपर वाले स्क्वायर में पहुंचता है तो कैमरा पीछे जाता है, फिर और ऊपर वाले स्क्वायर में जाता है, फिर कैमरा और पीछे जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और एंड जो होता है पिक्चर का वो इस तरह से है कि वो ग्राफ पेपर में कहीं पे जो दिखता भी नहीं है, उस ग्राफ पेपर जितने स्क्वायर्स हैं, और आदमी का जो है अनथक प्रयत्न चल रहा है अपने से ऊपर के स्क्वायर में जाने के लिए। जी। तो ये कंडीशन ऑफ मैन जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आदमी की तरक्की का, ये मैंने उसमें डिपिक्ट किया था। उसको शिकागो में इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। जी, ये इतनी खूबसूरत भावनाएं आपने इतनी प्यारी तरह से, इतनी एफर्टलेस तरीके से आपने पेश की, तो इसमें कहीं ऐसा भी लगता है कि
जैसे हमारी भारतीय फिलॉसफी भी इसमें काफ़ी हद तक शामिल है। तो क्या आप कुछ इसके बारे में बताएँगे? एक्चुअली फिलॉसफी क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ जी, देखा जाए तो। जी हाँ। आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आपको एक समझ देती है, एक एक आइडिया होता है, आपको युक्ति भी बताती है उसमें। जी, और ये जितना-जितना आदमी अंदर की तरफ जाता है उतना-उतना जो है ना उसको समझ आती जाती है। जो आप ये कह रहे हैं अंदर की तरफ जाता है, इसको ज़रा-सा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि इस ज़रा-सा और इलैबोरेट करके कहें? अ, मैं आपको छोटा-सा एक अपना ही लिखा हुआ एक भजन सुनाता हूँ। जी, भजन कुछ इस तरह का है। तू अपने घर में लौट के आ, रास्ते पे खड़ा क्या सोच रहा, दे तोड़ मोह की डोरी को, क्यों भटक गया घर लौट के आ। बहुत खूबसूरत। ये तो काफ़ी डीप इन्वॉल्वमेंट के बाद ही इस तरह से कोई इंसान अपने उद्गार प्रकट कर सकता है। तो हमें इस बारे में भी और अगर आप चाहें तो ज़रूर बताएँ कि आप क्योंकि मैंने आपको देखा है स्टूडियो में बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं आप। तो हमारे सुनने वाले भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ़ दूरियाँ और घरौंदा फ़िल्म ही आपने नहीं बनाई, इसके अलावा ढेरों एनिमेशन फ़िल्म और इस वक़्त भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिसमें मुझे भी गाने का मौका मिला है। एक्चुअली क्रिएटिव लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ चुनना पड़ता है। जी। और मैं एक्चुअली इस सीमाओं को भी नहीं मानता कि अगर आदमी जो है ना सिर्फ गाना गाता है तो गाना ही गा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जी, आप देखिए मैं अपने जीवन का ही जो है ना अनुभव बताता हूँ। जी, मेरा पेंटिंग में भी दखल है, मेरा संगीत में भी दखल है, मेरा फिल्मों के इस माध्यम को देखा जाए तो एनिमेशन फिल्म में भी दखल है, फीचर फिल्म में भी दखल है, डॉक्यूमेंट्रीज में भी दखल है। और मैं कभी अपने आप को सीमित महसूस नहीं कर पाता। जी। इनफैक्ट कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो उस तरफ दौड़ जाता हूँ। वो तो मुझे अच्छी तरह से मालूम हुआ है क्योंकि आपके साथ काम करते दौरान मैंने देखा कि आपने जहाँ मुझे तो फिर भी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फ़िल्म जगत से जुड़े हुए, लेकिन वो छोटे-छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से आप उनसे काम ले रहे थे और बल्कि जी चाह रहा था कि आपकी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए कि आप किस तरह से काम करते हैं, बहुत ही आनंद आया। ये क्रिएटिविटी में एक बहुत ही एक सुंदर क्षण होता है जबकि आप स्वयं नहीं होते वहाँ पे। जी, वो चीज़ें घटित हो रही हैं जी, और आप उसका अंग हैं। आसपास पूरा माहौल एक बना है और उस माहौल का आप एक अंग बन गए हैं। और अगर आप अंग बनते वक़्त आप में कहीं अहम या कहीं छोटा-बड़ा या कहीं जिसको कहते हैं हमारे गीता में भी कहते हैं कि फल की इच्छा वग़ैरह रख कर के अगर वो होता है तो वो दूषित हो जाता है। पूरी जी। क्रिएटिविटी वाह, जो है वाह! ना दूषित हो जाती है। जी, तो सारी कोशिश और सारा जो स्ट्रेस है वो इसी बात पे होना चाहिए कि हम अपने आप को छोड़ दें। जी। जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। जब हम पकड़ने जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। इस तरह लेकिन की बात है। जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि फ़िल्म के सब्जेक्ट्स का चुनाव, माहौल, संगीत, ये सब चीज़ें जुड़ कर के और काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना पड़ता है ये सब अपने रियल मैसेज को पेश करने के लिए। तो आप कुछ बताएँगे कि बचपन में आप किस तरह से क्या आपने कुछ ऐसे फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्में देखी थी, उनसे भी मुतासिर हुए या सिर्फ़ जिनको हम आम कार्टून फ़िल्म जानते हैं, उनके ज़रिए से आप फिर फ़िल्म आपने सोचा कि फ़ीचर फ़िल्म भी बनानी चाहिए? ऐसा है कि मुझे ऐसा अब महसूस होता है कि हर क्रिएटिव आदमी जो है ना दूसरे क्रिएशन से जो है ना इंस्पायर होता है। मैंने फीचर फ़िल्म में आने से पहले सब बड़े-बड़े दिग्गज जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनकी फ़िल्में देखी थी, डेफ़िनेटली देखी हैं। कोई आपके फ़ेवरेट हो तो ज़रा हमें भी मेरे बताएँ? फ़ेवरेट उस ज़माने में एक ज़माने में सत्यजीत रे बहुत फ़ेमस थे। जी, शांताराम अपने आप में बहुत फ़ेमस थे। बिमल रॉय बहुत फ़ेमस आदमी हैं जिनसे मैं अपने आप को जो है ना जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जी। महबूब खान थे। मतलब हर अच्छी फ़िल्म, हर अच्छी जो है ना कृति जो है ना मुझे छू जाती है। आप अच्छी कृति किसे कहेंगे? अच्छी कृति वो जो बेसिकली जो आपको, आपके संस्कारों को आपको झकझोर दे बिल्कुल। जी, आपको सोचने पे मजबूर करे और जिसमें आप फ्लॉ ढूँढते रह जाएँ आपको ना मिले। ऐसी कुछ जी, अच्छी अच्छी कृति होती है और जिसमें आप ये महसूस करें कि कर्ता और क्रिएशन के बीच में
कोई फर्क नहीं क्या है, बात है, वाह। कोई फर्क नहीं जी है। जी। वो वहीं पे दिखता है, वही सामने जो बना रहा है वो वही कृति बन करके सामने आ रहा है इस तरह से। तो आपने की जो फ़िल्में हैं वो आम कमर्शियल सेटअप से हटकर हैं। हटकर लफ्ज़ ही मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो जो एक आम बम्बई भाषा में हम लोग कहते हैं फ़ॉर्मूला फ़िल्म्स, उस तरह की ऐसी कोई बात देखने में नहीं मिली। तो आप ये बताएँगे कि हमारे समाज के एक पहलू का चित्रण हमारे सामने आता है उसमें, आपकी फ़िल्मों में। तो इसकी कोई ख़ास वजह आपने पहले बताया है कि आपकी खुद जैसे घरौंदा में आपने कहा कि मेरी अपनी जिस तरह से मैंने ज़िंदगी जी बम्बई में, उसी एक्सपीरियंस को लेकर आपने बनाई। तो इसके आगे भी आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? एक्चुअली ज़िंदगी तो एक एक्सपीरियंस का प्रोसेस ही है थ्रू आउट, यू नो। आज हम एक स्थिति में हैं, कल दूसरी स्थिति में चले जाते हैं, उस स्थिति में भी एक्सपीरियंस होता है। और वो एक्सपीरियंस ही अपना होता है जो अपने खुद जिया हुआ होता है। जी, तो ज़रा अपने और जो फ्यूचर सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताइए। दिलराज एक्चुअली मैं चाह रहा था जी, कि थोड़ा-सा श्रोताओं का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और बेसिकली एंटरटेनमेंट के द्वारा थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी जाए फ़िल्मी संगीत के बारे में। जी, और फ़िल्मी संगीत जो है ना, बहुत ही एक यूनिक है हमारे यहाँ का, हमारे देश का जो फ़िल्म संगीत है। जी। इसमें ज़िंदगी के हर पहलू पे गाने बने हुए हैं हुँ, और हर पहलू पे खूबसूरत गाने बने हुए हैं। तो उस एक पहलू का गाना हम अभी सुनाते हैं। कौन-सा पहलू है ये? ये पहलू है वंदनी का एक गाना था। अरे वाह! अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन ने जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। अम्बुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबू, सावन की ठंडी बहारें, छल के नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। बैरन जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल की मैं तेरे नाज़ों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई, तेरे जुग कोई चिट्ठियाँ न पाती, ना कोई नई हर से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन ने ली जो बुलाए रे। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, मेरे हिसाब से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं। बात यूँ है कि आप क्रिएटिविटी की इतनी अलग-अलग डायरेक्शन में आप मसरूफ़ हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। फ़िल्म्स भी बना रहे हैं, वहाँ कार्टून फ़िल्म्स हैं, लिखते भी हैं,
निर्देशन भी करते हैं, तो कभी-कभी क्या ये बहुत ज़्यादा टैक्सिंग, मेरा कहने का मतलब है, आपस में ये फ़ॉर्म्स डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करती? या इससे मेंटली आप कैसे कोप अप करते हैं, इतने डायरेक्शंस में? क्योंकि संगीत में भी आपका दखल-अंदाज़ी है, फिर लिरिक्स में भी है। हाँ, इनफैक्ट है, काफ़ी हद तक है, पर स्वतः सुखाए वाली बात है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि एक काफ़ी जब नया-नया कैरियर शुरू हुआ था, तो एक सेंटेंस कहीं पढ़ा था, लिव फॉर द मोमेंट। उसको एक तरह से जीवन में उतारने की बात है ये। तो इस क्षण मैं आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, जी हाँ। तो मुझे इस वक़्त बाकी मेरे क्या हो रहा है दुनिया में मुझे कोई पता नहीं, और मैं उससे कटा हुआ हूँ, पर मैं आई एम एन्जॉयिंग व्हाट आई एम बीइंग हियर। मैं अपना ऑल इंडिया रेडियो में बैठा हूँ, आस-पास के माहौल में बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है, और अपने आप को ढीला छोड़ दिया है। और यही जो है ना, मुझे लगता है उसके पीछे एक राज की बात अगर है कोई, तो जी। ये है कि हर क्षण जो है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें जो है ना मसरूफ़ हैं, उसी में लगे हुए हैं, तो आपको कुछ भी प्रेशर महसूस नहीं होता उसका। इसका अंदाज़ तो मैं खुद महसूस कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इसी तरह का आनंद ज़रूर उठा रहे होंगे। दिलराज, इसी मोड़ पे मैं सोचता हूँ कि एक तुमको और गीत सुनाऊँ, जो इत्तेफ़ाक से मेरी फ़िल्म का है, दूरियाँ। जिंदगी में जब तुम्हारे गम नहीं थे, जिंदगी में जब तुम्हारे गम नहीं थे, इतने तन्हा, इतने तन्हा थे कि हम भी हम नहीं थे जिंदगी में। वक्त पे जो लोग काम आए हैं, अक्सर वक्त पे जो, वक्त पे जो लोग काम आए हैं, अक्सर अजनबी थे, वो मेरे हमदम नहीं थे, अजनबी थे, वो मेरे हमदम नहीं थे। जिंदगी में जब तुम्हारे गम नहीं थे, जिंदगी में। दोस्तों, इस वक्त विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सेल्यूलॉइड के सितारे हैं फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और एनिमेशन फिल्म मेकर भीमसेन। आपसे बातचीत कर रही हैं पार्श्व गायिका दिलराज कौर। एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि आपका ताल्लुक लखनऊ से है और मेरा भी, तो उम्मीद रखती हूँ कि शायरी आपको बहुत पसंद होगी। हाँ, एक्चुअली इस माहौल की ही कुछ देन है कि शेर और शायरी का माहौल था, जी गाने का माहौल था, संगीत भी, वो भी क्लासिकल संगीत का बड़ा माहौल था। जी हाँ, मैं भी भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक मैंने भी वहाँ सीखा, और आप भी वहाँ सीख मैं भी रहे वहाँ थे। सीख रहा था। तो कुछ जरा शायरी को लेकर कुछ बात हो जाए। दिलराज, ऐसा है, ये सोचो कि हम जब गाना सुनते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ आवाज़ का जादू चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। उसके पीछे जो है ना 3-4 तरह की क्रिएटिव एक्सरसाइज हो रही होती है। उसकी धुन बनी होती है, धुन सुंदर होती है, उसके शब्द सुंदर होते हैं, और उसमें फिर उनके पीछे ख्याल होते हैं, जो शब्द जो है ना जिनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और शेर व शायरी को लेकर के मदन मोहन जी का संगीत तो जिसको बेमिसाल है। जी हाँ, मेरे भी फेवरेट कंपोजर्स में से बहुत ही सुंदर। और वो जिस तरह से उन्होंने गज़लों को जो है ना हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में सजाया है,
वो बेमिसाल है। आपने संगीतकारों का जिक्र किया, शायरी का जिक्र किया। हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि कुछ ऐसी आवाज़ें भी हमारे फ़िल्म संगीत में आ चुकी हैं, जो अपने में लाजवाब आवाज़ें रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दिलराज, ये सोचो कि जो स्थान लता जी ने ग्रहण किया है अपनी आवाज़ की, जिसको कहा जाए एक यूनिकनेस की वजह से, ऐसे ही हमारे यहाँ और भी आवाज़ें बहुत अच्छी-अच्छी आई हैं। हमारे यहाँ हेमंत कुमार जी थे, मुकेश थे और तलत, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, इन सबकी अपनी-अपनी पहचान है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनकी आवाज़ को पहचाना, उनके रंग को पहचाना, उनकी आवाज़ के रंग को पहचान करके कॉम्पोजिशंस किए। जैसे गीता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर। वैसे ही मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था, पर इस वक्त तो मेरा मन जो है तलत जी का एक गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है। कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं आप? श्याम गम की कसम, खयाम साहब ने जो कंपोज किया था। शाम गम की कसम, आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शाम गम की कसम।
जो पहलू में तू ही नहीं मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगीन है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है मगर देखते देखते आया आँखों में दम शामे गम की कसम आज गमगीन है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। हम जो ये फिल्म संगीत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसका एक पक्ष तो ये था कि जो कॉम्पोजिशन कैसी है या शायरी उसको गाया किस तरह गया है, फिल्म में पिक्चराइज कैसे हुआ है, उसके पीछे कौन-कौन से थॉट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या फिल्म संगीत यहीं तक सीमित है? नहीं, फिल्म संगीत का हमारे जीवन में बिल्कुल जिसको कहा जाए बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ा एक रोल निभा रही है फिल्म संगीत। हमारे यहाँ हर एस्पेक्ट के ऊपर गाने हैं। आप ये देखो कि जन्मदिन है तो गाना है, और जिसको कहा जाए विरह है तो गाना है, मिलन है तो गाना है, शादी है तो गाना है, और प्रेम तो उसके तो गाने अपार हैं, उसके कहने के ढंग अपार हैं। आजकल जो प्रेम गीत गाए जाते हैं, जो फिल्मों में दर्शाए जाते हैं, और उनका दर्शाना और जो हमारे टाइम में जो प्रेम गीत लिखे गाए और दर्शाए जाते थे, उनका ढंग अलग अलग है। इनफैक्ट फिल्म संगीत भी एक बहुत बड़ी यात्रा करके यहाँ तक आया है। इस यात्रा का ये जो पक्ष आजकल चल रहा है, इसके बारे में कुछ खास कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल जो चल रहा है शायद यही होना था, ऐसे ही होना था, तो हो रहा है जी। और हम शायद इसको अपने ढंग से देखने की कोशिश करें तो शायद हमको अटपटा लगे, पर ये बिल्कुल जो है ना माहौल के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है, फास्ट फूड जैसा। बहुत अच्छे। तो जो आप बता रहे थे कि इसका जो पक्ष हमारी जिंदगी से, हमारी आम जिंदगी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए आप हमें ये भी बताएंगे कि कभी-कभी जो ये सिचुएशंस आप लेते हैं हमारी आम जिंदगी से, तो क्या ये रेपिटेटिव नहीं लगती? क्योंकि ये ऐसे पक्ष हैं जिनको 1 2 3 4 5 6 हम कैटेगराइज कर देते हैं। क्या है, हर एक का तरीका अपना अपना होता है, गाँव अपना एक्सप्रेस करने का। एक प्रेम जो है ना सिर्फ वो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तक में सीमित नहीं होता, अलग अलग ढंग से कोई छेड़छाड़ में प्रेम का एहसास एक्सप्रेशन होता है, कहीं पे बिल्कुल चुप्पी में भी प्रेम का एक्सप्रेशन होता है, और उसको भी जो है ना ये फिल्म वाले जो है ना एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ बैकग्राउंड में गाना डाल करके दिखा देते हैं। पर उसके आगे जो है ना फिल्मी संगीत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे देश पे भी जब भी कोई विपत्ति आई तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह भी उन्होंने बनाए हैं, और बहुत सुंदर बनाए हैं। हमारे पर कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, हमें जो है ना एक तरह से, मुझे इसी सिलसिले में जागृति का गाना याद आ रहा है, प्रदीप जी का लिखा हुआ, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब उस समय के हिसाब से बड़ा महत्व है इस गाने का, क्यों ना उसको सुने? जी जरूर।
सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मेरा आपसे अगला सवाल यूं है कि जो हमारी फिल्म की जो सिचुएशंस हैं ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या ये स्टॉक सिचुएशंस नहीं हैं? और इसकी मार्केटिंग वगैरह वगैरह इसके बारे में हम आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे। दिलराज, जैसा है कि एक टाइम था जब साइलेंट फिल्में बनती थी। अब टेक्निकल जो है ना इनोवेशन आया और साउंड जो है ना होने लगी। एक टाइम में एक्टर एक्ट्रेसेस को ये कंपल्शन होता था कि वो खुद गाएं। इनफैक्ट उनका सिलेक्शन इसी बात पे होता था कि वो गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं। फिर प्लेबैक का ज़माना आ गया। एक्टर एक्ट्रेसेस को बिल्कुल गाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ होठ हिलाने हैं। ये अगेन एक तरह का जिसको कहा जाए एक इनोवेशन था, एक तरह का दूसरे ढंग से जो है ना एक टेक्निकली चीज़ को परफेक्ट करने का तरीका था। और उसके बाद जो है ना और चीज़ें बढ़ती गई। इसी तरह से हर फील्ड में, जैसे कैमरा के फील्ड में हो नए नए जो है ना वो आ गए, इवन साउंड के फील्ड में नए नए अब डैट सिस्टम वगैरह आ गया है। अब म्यूज़िक के फील्ड में भी इसी तरह का कुछ हुआ। पहले जो है ना आदमी कहानी से प्रेरित होकर के गीत लिखता था, फिर गीतों के ऊपर धुनें बनती थी, फिर सिचुएशन के ऊपर संगीत पहले होता था, बाद में जो है ना गाने लिखे जाते थे। उसके बाद जो है ना जैसे कि तुम अभी कह रही थी, ये सोचा गया कि क्यों ना बनाने वाले जो है ना पहले धुने ही नहीं गाने पूरे रिकॉर्ड करके रख लें, एक बैंक बना लें और फिर किसी भी अच्छे डायरेक्टर को बुला करके उनको बोलूं कि ये गाने हैं, अब उसके आपको फिल्म बनानी है। और वो जो है ना उन गानों को लेकर के एक स्टोरी राइटर को बुलाता है और बोलता है कि आप ये गाने हैं, इनको पिरो दीजिए किसी कहानी में। तो सारा स्ट्रेस जो है म्यूज़िक के सेलेबिलिटी के ऊपर चला गया। तो ये मार्केटिंग में ये जो बदलाव आए, ये जो एक तरह से कहा जाए कि पैसा कमाने की प्रवृत्ति ने जो इस नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ लोग ऊपर आए, कुछ सक्सेसफुल भी हुए, ये नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि एक फिल्में और फिल्मों के गाने और फिल्मों की कहानी एक दूसरे पर बड़ी निर्भर करती हैं, तो जिसको कहा जाए क्रिएटिव माइंड्स ने ऐसे ढंग से भी सोचा कि पहले गाने हैं तो उस पर कहानी लिख दी। तो इस तरह से, इस वजह से ये सब हो रहा है। हमारे यहाँ फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस होकर रह गया, और बिजनेस ही नहीं, इस तरह से बिजनेस हो गया है कि जिसको कहा जाए कि
हम कुछ भी करेंगे आपको आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए, इस तरह की जो बात हो गई है फिर तो फिर बहुत दुखदाई बात है। तो फिर कला कहाँ रह गई? क्योंकि कला जो है वो उसकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं। कला कहती है सबसे पहली उसकी कंडीशन तो यही आ जाती कि टाइम जो है टाइम टेस्टेड जब तक चीज़ नहीं होती तब तक उसका सही महत्व या उसकी पूरी बात बनती ही नहीं है। इसमें तुम दिला ये समझो कि 40s 50s के जो गाने हैं वो आज भी जिंदा हैं, और आजकल के गाने 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलते, वो भी चलाए जाते हैं, चला चला के चला इतने घिस जाते हैं, हमें तो नहीं अच्छे लगते। कई लोगों को वो भी जो सुनते हैं जिनको अच्छे भी लगते हैं तो वो भी जो है ना बहुत जल्दी आउट ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सोल होती ही नहीं, उनमें शोर ज़्यादा होता है और मिठास कम होती है, मेलोडी नहीं होती। लेकिन जो निर्माता है वो कहते हैं कि पब्लिक ऐसे पसंद करती, हमारे श्रोताओं के ऊपर ये बात डाल दी जाती है। ये जो है ना एक पासिंग द बक वाली बात है, पर मुझे लगता है कि फिल्म मेकर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कलाकार होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, और उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा जो है ना ये कह करके कि उसको ये पसंद है इसलिए मैं उसको ये खिला रहा हूँ, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है वो खिलाना ज़्यादा ठीक होगा। जी। आपने जो पहली फ़िल्में बनाई हैं, उसमें अभी कुछ समय जा चुका है, तो इस वक़्त जो आप फ़िल्म फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में इस कमर्शियल सेटअप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि बहुत मुश्किल हो गया है इस वक़्त, तो ये किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बताइए? मैं कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ, इसको इस ढंग से अगर देखा जाए कि फिल्म बनाना अपने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे कमाना सेकंड उसमें आता है। पैसा जीवन के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। ये मान के अगर मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दिक्कत होगी। इनफैक्ट मैं तो ये देखता हूँ कि आजकल इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं फिल्मों को दिखाने के भी, टेलीविज़न पे इतने चैनल्स भी हैं। तो अगर मैंने यूँ कहा जाएगा, अगर मैंने अपनी लग्जरी नहीं बनाई है अपनी लाइफ में, तो मुझे कभी पैसे की उस तरह से कमी महसूस नहीं होगी। अगर मैंने लग्जरियस लाइफ की स्टाइल नहीं रखी, अपनी ज़रूरतें सीमित रखी हैं, अपने जिसको कहा जाए अपने ध्येय, मेरे लक्ष्य जो है ना बड़े साफ हैं कि मुझे क्या कहना है, और कहते वक्त जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत है उसको इकट्ठा करना तो एक बात है, पर उसको कहते वक्त जो है ना मुझे अंबार जैसे पैसे चाहिए ऐसा भी नहीं। तो मेरी फिल्म जो है ना बनती हैं तो वो लो बजट जैसी ही होती है इन बड़ी फिल्मों के सामने। तो आप अपने इस फाइनेंशियल सेटअप को ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जहाँ आप सोचते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ कट डाउन किया जा सकता है, कहाँ-कहाँ? सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि स्क्रिप्ट जो है ना एक डाइनिंग टेबल पे भी लिखी जा सकती है, एक 5 स्टार होटल में भी लिखी जा सकती है, और दोनों स्क्रिप्ट्स में अंतर नहीं होगा, क्योंकि लिखने वाला अगर प्योर है तो वहाँ भी बैठ के वही लिखेगा और अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी वही लिखेगा, तो उसमें फ़र्क नहीं। बल्कि मैं तो ये सोचूंगा कि वो जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के लिखा है वो उस लिखने के क्षण जो जी रहा है, वहाँ पे तो उसने आडंबर लगा रखा है 5 स्टार में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑथेंटिक बात करने के लिए, बहुत सच्ची डाउन टू अर्थ बात करने के लिए एक डाउन टू अर्थ इंसान होना ज़रूरी है? बिल्कुल। और आदमी, मैं ये भी मानता हूँ कि आदमी अपने से ऊंचा होकर के कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। अगर आप एक ऊंचाई तक फिल्म बना सकते हैं तो वो आपकी ऊंचाई है। अगर आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपकी ऊंचाई नीची है, तो आदमी को अपने से ऊंचे उठ करके करने के लिए पहले अपने आप को ऊंचा करना पड़ेगा, तब उस ऊंचाई की चीज़ बना सकेगा। तो हमेशा हमारी अपनी जो है ना अपने गोल जो सेट किए हुए हैं उसके अंदर ही जीता है आदमी, उसी के अंदर जो है ना खेल खेलता है या क्रिएटिव काम करता है। कुछ हमें अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में बताइए। पारिवारिक ज़िंदगी में मेरा जो है उत्थान होता चला जा रहा है। मैं पहले बाप था, अब दादा बन गया हूँ। ये मुझे पता चला है कि आपके जो दोनों बेटे फ़िल्म से कनेक्टेड हैं, वो लोग कुछ फ़िल्म्स बना भी रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी श्रोताओं को बताएं। एक्चुअली मैंने अपने बच्चों को कभी जो है ना इस तरफ ऐसा गाइड नहीं किया है कि तुम इसी लाइन में आओ, और पर माहौल जो घर का था मुझे लगता है उसी से इंस्पायर होकर के एक लड़का जो है वो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बना रहा है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है,
अपने इसमें। और दूसरा लड़का जो है जिसने शेरिडन से अपनी एनिमेशन की शिक्षा प्राप्त की है, वो उसका अपना एनिमेशन स्टूडियो है। वो एड फिल्म्स के लिए ज़्यादा बना रहा है, हालांकि उसको भी 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, दो नेशनल अवार्ड मिले हैं उसको, उसने जो फिल्में बनाई हैं। तो मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसी बातचीत का ये सिलसिला जारी रखने से पहले चाहूंगी कि श्रोताओं को कोई अपनी पसंद का गीत सुनाएं। एक रविशंकर जी ने एक फिल्म में म्यूजिक दिया था, फिल्म का नाम था अनुराधा, निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। हाय रे वो दिन क्यों ना आए। चलने से पहले, आपसे इजाजत लेने से पहले ये जानना चाहूंगी कि खाली वक्त आप किस तरह से बिताते हैं? एक्चुअली क्या है, इसमें खाली वक्त की बात है तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो हमेशा खाली हूँ, मुझे कुछ रखा ही नहीं अपने लिए। जब रखा नहीं तो सब वक्त खाली खाली है, जो हो रहा है वो मैं उसमें शामिल हो जाता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। घड़ी की जो सुई है वो कह रही है कि भाई ये वक्त तो मुलाकात का समय खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी तो ये इच्छा ही नहीं कि आप यहाँ से जाएं। और एक बार तो क्या हजारों दफा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तरफ से और श्रोताओं की तरफ से कि हमें इतनी जानकारी हासिल हुई फिल्म के बारे में, फिल्म बनाने के बारे में, सब्जेक्ट्स आप किस तरह से चूज करते हैं। इतना ही नहीं, जो आपका जो दूसरा पक्ष है आपकी ज़िंदगी का, कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो भी हमें जानने का मौका मिला। तो मैं विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत मौका दिया आप जैसे फ़िल्म निर्देशक, निर्माता के साथ बात करने का। दिलराज, यहाँ पे ख़त्म नहीं करना। अच्छा? इसके बाद मेरी पसंद का एक और गीत सुन लो। वो गीत है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, उम्मीद रखती हूँ हमारे श्रोता भी समझ रहे होंगे। तो श्रोताओं से इस गीत को सुनाने के पहले नमस्कार कह दें। मैं थोड़ा सा गीत गा दूं? जरूर जरूर, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, जरूर सुनाइए। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना।
बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। सेल्यूलॉइड के सितारे आज हमारे मेहमान थे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और एनिमेशन फिल्म मेकर भीमसेन। आपसे बातचीत कर रही थी पार्श्व गायिका दिलराज कौर। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया राजा राम झामरे ने, प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।